तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 का विज्ञान साइंस सब्जेक्ट है और पार्ट है हमारा 5वां चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण। यानी कि पदार्थों को अलग अलग खंडों में बांटना, अलग अलग ग्रुप में बांटना, अलग अलग समूह में बांटना। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं 5वां चैप्टर। हमारे दैनिक जीवन में यानी कि हम अपने पूरे दिन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करते हुए देखते हैं। यानी कि चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से यानी कि पानी से अलग किया जाता है। जैसे कि चाय पत्ती में ही आप देख रहे हैं ना, चाय से छान के अलग किया जाता है चाय पत्ती को। तो इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ों को अलग किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात जब आप खेत में धान या गेहूं को काट लेते हैं तब अनाज को भूसे से अलग कर देते हैं। मक्खन को अलग करने के लिए दूध से मक्खन को अलग कर देते हैं या दही निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने अध्याय 3 में सीखा था कि रेशों से बीजों को अलग करने के लिए हम कपास को ओटते थे ना, ठीक ना, हाथ से ओटते थे या फिर मशीन से भी ओटाई की जाती थी। उसी प्रकार कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। पोहा आपने खाया है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। मतलब कि एक टोकरी है और उसमें आम और अमरूद दोनों है, तो आप क्या करेंगे। और बोलेगा कि अलग अलग कर दो, तो आपको एक साइड आम को अलग कर देंगे और दूसरे साइड आप अमरूद को अलग कर देंगे, है ना। तो यही करेंगे, इसे ही पृथक्करण कहा जाता है। ठीक, अभी हम देखेंगे कि दूध या दही को मत्थन के मतलब कि दूध या दही को घोर करके मक्खन कैसे निकाला जाता है। ठीक, ये देख लीजिए फोटो, इसी प्रकार निकाला जाता है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले आम अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जैसे कि जो रेत के समान होते हैं या फिर चीनी के समान होते हैं, उनको अलग कैसे कीजिएगा भाई, तब तो आपको दिक्कत में पड़ जाएगा ना। कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि आपको रेत और नमक के मिश्रण, एक रेत मतलब बालू और नमक को मिला दिए हैं और आपको बोल रहा है कि इन दोनों को अलग कीजिए, तब आप अलग कैसे करेंगे। ऐसे में तो आप फंस जाएंगे ना दोस्त। तो मिश्रण में रेत कणों को हाथ से बीटकर पृथक करने की तो बात ही नहीं उठता है कि हाथ से आप चुन चुन के अलग कर देंगे। परंतु पहली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को अलग हम कैसे करेंगे, आवश्यकता ही क्यों है। मतलब कि पहली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को अलग करने की हमें क्या आवश्यकता है, आवश्यकता क्या पड़ती है। तो आइए क्रियाकलाप 5.1 करते हैं। क्रियाकलाप 5.1 में कॉलम 1 पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। मतलब कि अलग करने का उद्देश्य तथा अवयवों को अलग करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक इसके बाद प्रक्रम का उसके अलग अवयवों को उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिलान करना है, क्या क्या मिलान करना है। पृथक्करण प्रक्रम, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, यानी कि पदार्थों को पृथक अलग अलग क्यों करते हैं। पहला है चावल से पत्थर को अलग करना, तो आप लोगों ने घर में अक्सर किए होंगे जब खाना बनाते होंगे उस टाइम। प्राप्त, तो इसमें क्या करते हैं, उद्देश्य जिसके लिए हम करते हैं। दो विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों का पृथक्करण, हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, जैसे कि पत्थर को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध में क्या करते हैं, दूध का मंथन करते हैं, ठीक ना। और इसमें अनुपयोगी जो उपयोग में नहीं लाया जाता उसको दूर कर देते हैं, अशुद्धियों को फेंक देते हैं। ठीक, चाय की पत्तियों का अलग करना, इससे हानिकारक अवयवों अथवा की अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। यानी कि जो चाय पत्ती होती है उसको फेंक देते हैं और हम चाय को रख लेते हैं। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि प्रक्रम का उद्देश्य तथा अलग करने के ढंग से मिलान करना है। ये सब तो हो गया।
हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है। तो हम पदार्थों को अलग क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो है अनुपयोगी, जिसका उपयोग नहीं होता है, उसे अलग करके हम लोग फेंक दें। ठीक, कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोगिता की आवश्यकता होती है। पृथक यानी कि अलग, पृथक मतलब होता है अलग। अलग किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की तीन अवस्थाओं जैसे कि ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक कैसे कर सकते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक समानता हो। जैसे कि मान लीजिए अब चीनी और नमक के बीच अगर आपको अलग करने देगा तो अब आप क्या करेंगे? ऐसे में तो आप फंस जाएंगे। चाहे बालू और नमक वाला ही सोच लीजिए, तो अलग कैसे करेंगे? तो आइए जानते हैं। पाते हैं कि इसमें पत्थर के टुकड़ों को भूसी से या टूटे हुए अन्न के कण तथा खाद्य कण से। अब हमें अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े तथा भूसे के अन्य कणों को अलग कीजिए, पृथक हाथ से अलग कर लेंगे। हस्त चयन, जिस चीज़ को हम हाथ से अलग कर लेंगे ना, उसे कहेंगे हस्त चयन। ठीक, इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ कपड़े, मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। यानी कि जिन पदार्थों को हम हाथ से अलग कर सकते हैं उसे हस्त चयन कहेंगे। चयन मतलब होता है चुनना और हस्त मतलब हाथ, हाथ से चुनना। ठीक, ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को अलग करने का एक सुविधाजनक विधि है। जैसे कि चावल को अलग कर लेते हैं ना हम लोग। अब हम जानेंगे कि पृथक्करण की विधियां यानी कि अलग करने की कितनी प्रकार की विधियां हैं। ठीक, तो पहला है हस्त चयन यानी कि हाथ से अलग करना। अब हम पदार्थों की अलग करने की कुछ विधियों को जानेंगे। इसमें पहला है हस्त चयन, दूसरा है थ्रेसिंग। ठीक, अभी सब जानेंगे एक एक करके। तो क्रियाकलाप दो देखिए, ये देखिए अपने जो अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हस्त चयन द्वारा यह व्यक्ति निकाल रहा है। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न के कण जो है यहाँ पे पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी या अन्न के कण जो है खाद्य कण अपने पत्थर से अलग करते हैं? तो करते हैं। जैसे कि आप खाना बनाने का ही अभी मैंने उदाहरण दिया। तो जिन पदार्थों को हम हाथ से चुन के अलग करते हैं उसे कहते हैं हस्त चयन। पृथक मतलब कि अलग करने की पहली विधि, पृथक्करण करने की पहली विधि है हस्त चयन। दूसरा है थ्रेसिंग। अब हम लोग जानेंगे थ्रेसिंग के बारे में। तो आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं अथवा चावल की सूखी डंडियों के, जिसे पुआल कहा जाता है या सूखा पौधे कहा जाता है, के गट्ठर को देखे होंगे। जैसे आप बीड़ा कहते हैं, धान का बीड़ा, ठीक ना, खेतों में लाते हैं। सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न के कण लगे होते हैं, यानी कि धान का जो बाली होता है उसमें धान लगे होते हैं। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न के कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर अन्न के कणों की संख्या कल्पना कीजिए। किसान अन्न को सूखे पौधे के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे अलग करते होंगे? तो हम लोग कैसे अलग करते हैं दोस्तों? तो उसको बैल की मदद से अलग करते हैं। ठीक ना, अभी हम जानेंगे और सारा। आम तथा अमरूद को पेड़ से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न के कण आमतौर पर अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न के कणों को इनकी डंडियों से कैसे अलग किया जाए? तो ये देखिए खेत है और यहाँ पे क्या कर रहा है ये आदमी? यह आंवड़ी पीट रहा है, यानी कि धान को पीट के अलग कर रहा है। ठीक, तो यह थ्रेसिंग का एक उदाहरण है। अभी हम लोग जानेंगे और भी। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न के कणों अथवा अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। यहाँ पे थ्रेसिंग किसे कहते हैं लिख लीजिएगा। सूखे पौधे की डंडियों से अन्न के कणों अथवा अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न के कणों को अलग किया जाता है, यानी कि धान को जो पीट के
अन्न का जो कण होता है यानी कि धान को अलग किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है, जैसे कि बैल से हम लोग माड़ा देते हैं, माड़ा। ठीक। अत्यधिक मात्रा में अनों को डंडियों से अलग करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। अब तो मशीनें आ गई, बैलों की सहायता आजकल तो बहुत कम लिया जाने लगा है। ठीक ना। अब तीसरा विधि है, पहला तो हो गया हमारा हस्तचयन, दूसरा है थ्रेसिंग और तीसरा है निष्पादन, निष्पावन। क्या है? निष्पावन। ठीक। तो इसके बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो निष्पावन है ना, निष्पावन का पहले अर्थ समझिए। निष्पावन, पावन मतलब होता है पवन, पवन यानी कि हवा, वायु, यानी कि जो ये चीज़ देख लिए, निष्पावन का उदाहरण है जिससे अन्न के कणों को, जब किसी अन्न के कणों को वायु की सहायता से अलग किया जाए, जब किसी अन्न के कण यानी कि किसी अनाज को वायु की सहायता से, हवा की सहायता से अलग किया जाता है तो इसे निष्पावन कहा जाता है। ठीक। इतना लंबा चौड़ा आप पढ़ने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सारा कुछ आपको सिंपल भाषा में समझा दूंगा। ठीक। तो निष्पावन किसे कहेंगे, ये देखिए पॉइंट है यहाँ पे। जब किसी अन्न के कण को या फिर धान को या फिर गेहूं को हवा की सहायता से अलग किया जाता है, जैसे कि आपकी मम्मी करती होगी, मेरी भी मम्मी करती है। ठीक ना। हवा की सहायता से जब धान के या गेहूं के अन्न के कणों को अलग किया जाता है, एक तरफ भूसा हो जाता है, एक तरफ खखरी हो जाता है, एक तरफ धान हो जाता है। ठीक ना। तो इसे ही कहते हैं निष्पावन। ठीक। अब हम जानेंगे अगला, तो अगला है चालन। ये है चालन। तो अब चालन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों चालन, चालन का मतलब होता है कि चालना। जब किसी पदार्थ को चालनी की सहायता से अलग किया जाता है तो उसे चालन कहा जाता है। जैसे कि आटा आपके घर में चालती होगी आपकी मम्मी, ठीक ना, आपकी दीदी, आपकी बहन, कुछ भी है, चाहे आप खुद चालते हैं तो उसे चालन कहेंगे। यानी कि जब किसी अन्न के कणों को चालनी की सहायता से अलग किया जाता है तो उसे चालन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने किसी घर के खेत में देखा होगा कि लोग घर बनाते समय बालू को डालते हैं चालनी में और बालू को अलग कर लेते हैं। तो चालन की क्रिया क्या है? जब किसी चालनी की सहायता से किसी पदार्थ के कण को अलग किया जाता है तब उसे चालन कहते हैं। ठीक दोस्तों, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। अब हम जानेंगे अवसादन, निस्तारण, निस्तारण और निस्यंदन। ठीक, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों नाम से तो सुनने तो बड़े अब अजीब टाइप के लगते हैं, तो इसको सिंपल भाषा में समझिए। तो आइए दोस्तों इनको समझते हैं। देखिए हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जिनको छानने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि अवसादन का, निस्तारण का और निस्यंदन का, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जानिए कि अवसादन क्या है। देखिए अवसादन क्या है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी जो अवयव होते हैं उनका नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। मान लीजिए कि आपने जो है दाल में ये मिला दिया, गर्दा मिला हुआ है, तो उसको अलग कैसे कीजिएगा? पानी में डुबो दीजिएगा, तो जितने भी गर्दा होगा वो सारा कहाँ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। तो इसे ही कहेंगे अवसादन। जो भारी चीज़ है वह नीचे बैठ गया और जो हल्का चीज़ है वह ऊपर आ गया। मिट्टी एवं जल का मिश्रण, मिट्टी और जल का मिश्रण को अब अलग कैसे करेंगे? तो मिट्टी और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए पहले पानी मिलाएंगे। ठीक, तो पानी का जो ऊपर वाला भाग है ना उसको डायरेक्ट बिना हिलाए गिरा दीजिए, तो वह अलग हो जाएगा। और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? निस्तारण। यानी कि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहा जाता है। यानी कि बिना हिलाए मिट्टी को पानी को गिराना है दूसरे गिलास में, तो इसे ही कहा जाएगा निस्तारण। इसके अलावा कुछ चीज़ जैसे कि फलों का रस हो गया को उनको अलग करना होता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि निस्यंदन कहा जाता है। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्टर करना। क्या होता है दोस्तों? फिल्टर करना। जैसे कि चाय की जो छन्नी होती है उससे, चाय की छन्नी से चाय को अलग करना, तो यह हो गया निस्यंदन यानी कि फिल्टर का एक उदाहरण। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, आपने देखे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए, इसका एक उदाहरण है जो कि मान लीजिए क्या है, निष्पन्न पत्र के उपयोग
जैसे कि कोई भी चीज़ आप जूस पीते हैं तो जूस को भी छान के देता है, तो इसे भी आप निस्यंदन कह सकते हैं। अब आता है हमारा इसके बाद वाष्पन। तो वाष्पन क्या है यह जान लीजिए, यह हमारा सबसे अंतिम टॉपिक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक। तो दोस्तों वाष्पन का अर्थ समझिए पहले। वाष्प और ये जो होता है वाष्पन, इसका मतलब होता है कि गैस। वाष्प मतलब होता है गैस। यानी कि मान लीजिए आपने ये देखिए जल के साथ यानी कि पानी में नमक मिला दिया है, अब इसे अलग कैसे करेंगे। तो इसको अलग करने के लिए आप जो है आग में जो बर्तन है और नमक मिलाए हैं उस बर्तन को आग में रख दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, जितना पानी है ना वह गैस बनकर सब उड़ जाएगा और नीचे केवल आपका नमक बच जाएगा। इसी तरह हम इसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नमक से युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। यानी कि वाष्पन क्रिया किसे कहते हैं, तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यानी कि जल को पानी को उसके गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे कि आप लोग नमक और पानी के मिश्रण को अलग कर लिए, ठीक। इसी तरह सोचिए कि नमक कैसे बनता है। देखिए इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जब समुद्र है, ये समुद्र का पानी जब यहाँ पे आता है इन गड्ढों में, अक्सर लोग गड्ढे जो समुद्र के किनारे किनारे होते हैं जमीन, वहाँ पे गड्ढे करके छोड़ देते हैं ताकि यहाँ पे नमक बना के वे बेच सकें। इसके लिए वे गड्ढे करके छोड़ देते हैं। जब समुद्र का पानी आता है यहाँ पे भर जाता है, उसके बाद आदमी इसको गड्ढों को मतलब यहाँ पे पानी को आर को टेक देते हैं। अब जब दिन में यहाँ पे सूर्य की रोशनी आती है ना, तो जितना भी पानी होता है वह सब उड़ जाता है और जितना भी नमक होता है सब रह जाता है। तो यह वाष्पन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि जितने भी अभी तक हम लोग पढ़ें पृथक्करण की एक से अधिक विधियों के बारे में, यानी कि अलग करने की विधियों के बारे में, उनका उपयोग किस तरह आपको करना है, ठीक। तो देखिए, तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कि पृथक्करण यानी कि जो अलग करने की एक से विधि है उसका उपयोग, ठीक। तो देखिए आपने अभी पढ़ा था कि नमक और आपने जो रेत मिला दिया यानी कि बालू को मिला दिया और नमक को, तो उसको अलग कैसे करेंगे, हमारा चैप्टर का पहला क्वेश्चन था। तो उसको अलग कैसे किया जाता है, तो उसको वाष्पन तथा संघनन विधि द्वारा अलग किया जाता है। देखिए केटली में नमक तथा वो जो आपका बालू है उसके घोल को डाल दीजिए, पानी भर दीजिए, ठीक। और एक तरफ आग में रख दीजिए इसको, और दूसरे तरफ एक जो है तवा ले लीजिए, तवा चाहे कोई भी चीज़, उसको ऊपर में बर्फ़ दे दीजिए। और इधर साइड में जितना भी गैस बनेगा ना, ये वाष्प बनेगा, इधर नीचे में गिरते जाएगा। इस प्रकार आपका जो है नमक से बालू अलग हो जाएगा, ठीक। इसी तरह वाष्प तथा संघनन विधि द्वारा आप इसे अलग कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसे आप करेंगे नहीं, मुझे मालूम है। अब देखिए, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? नहीं। मान लीजिए कि नमक में आप दो 100 ग्राम नमक है और आधा गिलास पानी लिए हैं, ठीक। ये देखिए आधा गिलास पानी और 100 ग्राम नमक है। इसको अगर आप घोलिएगा ना तो मैक्सिमम ये नमक घुल जाएगा, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा नमक, तो वो घुलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार के विलयन को कहेंगे असंतृप्त विलयन। जब घोल की मात्रा अधिक हो जाए ज़रूरत से, तब उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। यानी कि नमक दे दिए बहुत सारा, उसके बाद घुल तो गया, उसके बाद कुछ देर बाद घुलता ही नहीं है, ठीक ना, नमक नीचे बैठ जाता है, जम जाता है, तो इसको बोलेंगे संतृप्त विलयन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जरूरी क्या है, मैं जरूरी चीज़ों को ही केवल बता दूंगा, काहे कि ज़्यादा लंबा हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर आता है दोस्तों पाठ का। तो सबसे पहले सारांश। देखिए जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वे, चाहे आप 6, 7, 8 किसी में भी हो, 9 में हो, 10th में हो, 11, 12 किसी में भी हो, पीजी, बीएड, ठीक ना, आपको सारांश जरूर पढ़ना चाहिए। यानी कि सार संग्रह भी कहते हैं सारांश को, ठीक। तो यहाँ पे या कंक्लूजन भी कहते हैं, निष्कर्ष भी कहते हैं। तो सारांश को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि यह पूरे पाठ का निचोड़ होता है। देखिए, हस्तचयन यानी कि हाथ से चुनना, निष्पावन यानी कि हवा से अलग करना, चालन यानी कि चाल के अलग करना, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन मिश्रण अलग करने की अलग अलग विधि हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। अनाज से भूसा को हम लोग किस प्रकार अलग करते हैं? हाथ से चून के, तो इसे हस्तचयन कहेंगे, ठीक। भूसा को अनाज से, भारी कणों को हवा से
जो अलग करते हैं ना, तो उसको क्या कहेंगे, निष्पावन। थोड़ा सर्दी हो गया है। किसी मिश्रण के कणों को आमाप के अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी कि पृथक किया जा सकता है। रेत तथा जल के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, तो रेत और जल के मिश्रण को भारी कण तली जो है नीचे तली में बैठ जाता है और बाकी जितना बचा वो सभी अलग हो जाता है। ठीक, तो जल से इसे अलग कर सकते हैं। आगे है हमारा द्रव तथा उसमें विलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। निस्यंदन यानी कि बिना हिलाए गिलास में रख लिए, और जो ऊपर में मान लीजिए तेल का और पानी का मिश्रण है, तो क्या हो गया, तेल जो ऊपर में आपका जम जाएगा उसको बिना हिलाए दूसरे गिलास में ढारेंगे। ठीक, तो वह अलग हो जाएगा, इसे ही कहेंगे निस्यंदन। ठीक, आगे देखिए, तो किसी द्रव को ऊपरी वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस पृथक्करण में किया जा सकता है। इसे दोनों को पढ़ लीजिए, और जो हमारा क्वेश्चन आंसर है वो सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।